हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 8 अप्रैल 2025 के जुड़े हुए दो मुद्दों पर चर्चा करेंगे, जिसमें से पहला मुद्दा है भारत और अमेरिका बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट के लिए यानी शीघ्र और निष्पक्ष द्विपक्षीय व्यापार को समझौते के लिए तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और इसको लेकर कई सारी बातें हम आपको डिटेल में बताएंगे कि जो उथल पुथल चल रहा है उसमें एक भारत के लिए एक सुकून का खबर दिखाई दे रहा है। दूसरा जो समाचार है कि चीन से मुकाबला करने के लिए भारत जो है अपना नौसैनिक या परमाणु पनडुब्बी किले का निर्माण कर रहा है प्रोजेक्ट वर्षा के रूप में। हालांकि ये गोपनीय है, लेकिन लोग बता रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट वर्षा के रूप में है। टाइम्स ऑफ इंडिया में एक रिपोर्ट थी, इकोनॉमिक्स टाइम ने भी इसको लेकर बताया है, तो उसको भी हम समझेंगे और आज इन्हीं दो मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। इससे जुड़े प्रश्न वेबसाइट पर रहेंगे, तो वहां से आप जाके सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए, भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री माइक रूबियो कल बात करते हैं, फोन पे वार्ता होती है और दोनों लोगों द्वारा अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा उनके वक्तव्य दिए जाते हैं और भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा एक्स पे अपना पोस्ट किया जाता है, जिसमें से एक बात साफ साफ समझ होके आती है कि भारत और अमेरिका बहुत जल्दी ही बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट को करना चाहते हैं। खासतौर से जो टेरिफ के बाद परिस्थितियां उत्पन्न हुई है भारत के सामने भी, दुनिया के सामने भी, उसमें बहुत तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं। इसी दौरान 2-3 और बातें हुई है। कल जो है हमारे वाणिज्य मंत्री जो है फिक्की के सम्मेलन में थे, वहां पे पत्रकारों ने उनको एक ब्लूमबर्ग टेलीविजन करके उन पर उनका इंटरव्यू था, उसमें भी ये बात समझ में आने लगी है कि इस टेरिफ वार से भारत, जैसे कि अभी ये आया था मंत्रालय की तरफ से अधिकारियों द्वारा आया था कि दिस इज अ मिक्स बैग नॉट अ सेट बैग, लेकिन वाणिज्य मंत्री के पूरे बात और वक्तव्य को हम बताएंगे, उसमें देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये भारत के लिए एक सुनहरा अवसर लेकर आया है। और भारत न केवल अमेरिका बल्कि और भी विकसित देशों के साथ, जहां पे फेयर इकोनॉमी है, प्रतिस्पर्धा है, लेकिन फेयर प्रतिस्पर्धा है, जैसा कि भारत रूल बेस्ड इकोनॉमी है, यानी चीन जैसी व्यवस्था नहीं है, उसके साथ बड़े अच्छे से भारत कंपीट भी कर सकता है और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की तरफ भी भारत बढ़ रहा है। और उसे जो है एक तरह से जब पत्रकार ने पूछा कि क्या ये डी ग्लोबलाइजेशन है या बी जो है भूमंडलीकरण है, तो उन्होंने कहा नहीं, ये री ग्लोबलाइजेशन है, जिसमें कहीं ना कहीं जो पहली ग्लोबलाइजेशन की गलतियां रह गई है उससे सुधारने की कोशिश की जा रही है। और इसी हाल फिलहाल में ट्रंप द्वारा भी चीन पे धमकी दी गई है कि अगर वो आज तक 8 अप्रैल तक जो अपना रिटेलरी यानी जो जवाबी 34% टैरिफ नहीं हटाता है, तो उस पर 50% का और टैक्स लग जाएगा। और एक तरह से देखा जाए तो ये पूरी तरह से चीन के आयात को अमेरिका में एम्बार्गो करना होगा, क्योंकि ओवरऑल जब मिला के देखा जाए 20 पहले टैरिफ लग चुकी है, 34% का घोषित ही है जो 9 तारीख से लगने वाली है, और अगर 50% और लग गया तो 104% के टैरिफ का मतलब है कि पूरी तरह से चीन का निर्यात अमेरिका को बंद हो जाना है। आइए जरा सा इसको देखते हैं, इस मुद्दे को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने सोमवार को यानी कल 7 अप्रैल को भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर चल रही वार्ता को आगे बढ़ाने के तरीके पर चर्चा की है। और याद रखिएगा, इस समय अमेरिका के साथ कई देश द्विपक्षीय वार्ता पे बात कर रहे हैं, लेकिन भारत एकमात्र देश है जिसके लिए द्विपक्षीय वार्ता ट्रंप के शुरुआत, जैसे ही ट्रंप सत्ता में आए थे उसके बाद से ही शुरू हो गई है। जो प्रधानमंत्री 13 फरवरी की यात्रा पे थे, वहां पे हो गया था कि सितंबर 2025 के अंत तक हम बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट कर लेंगे। अभी ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, लेकिन बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट अमेरिका और भारत करने वाले हैं। अब ये जो टैरिफ लगने के बाद ये स्थिति और ज्यादा तेज हो गई है। और ये देखा जाए, ये चर्चा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत सहित कई देशों पर प्रमुख टैरिफ की घोषणा के तुरंत बाद आई है। नई टैरिफ के तहत अमेरिका ने भारत के आयातित सभी वस्तुओं पर 26% टैक्स लगाया है और दुनिया के और सारे देशों में तो और ज्यादा जो है टैक्स लगाया है, जिसके कारण दुनिया का जो शेयर मार्केट है वो बिल्कुल पूरी तरह से हिल गया है। कई सारे देशों में तो शेयर मार्केट 5% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है, जबकि भारतीय शेयर मार्केट भी शुरुआती 5% था, लेकिन अंत में आते आते ये 3% की गिरावट तक रहा है। तो ये सारी चीजें हैं और दोनों देशों के बीच जो वार्ता चल रही है काफी समय से, ये 3 अप्रैल के 2 अप्रैल को जो जिसे लिबरेशन डे ट्रंप कहने उसके पहले से चल रही है। अंतिम दौर की वार्ता भी 26 से 29 मार्च के बीच दिल्ली में आयोजित हुई थी। कुछ जो इफ एंड बट रह गया है, जैसा कि एक इंडियन अमेरिकन है, उनका इंटरव्यू में देख रहा था, तो वो कह रहे थे कि एक्चुअल में ट्रंप और मोदी दोनों स्टबर्न हैं, दोनों जिद्दी हैं, दोनों अपना नेगोशिएशन है अपना टाइट कर रहे हैं, लेकिन बहुत प्रोबेबली है कि जल्दी से जल्दी दोनों देश ये चाह रहे हैं कि ये हम लोग इस पे वार्ता कर लें।
देखिए, जब ये ट्रंप टैरिफ लगाए थे, अगर आप हमारा जाके वीडियो देखेंगे 3 अप्रैल को, तो उसमें मैंने बताया था कि इसमें कई सारी चीजें हो सकती है, लेकिन एक चीज ये भी हो सकती है कि ट्रंप इसके जरिए चीन को हटाना चाहते हैं। जैसे एक मूवी में एक था कि एक साथ एक जगह पे 3 हत्याएं होती है, रैंडम हत्या होती है, लेकिन वो 3 रैंडम हत्या नहीं होती है, एक हत्या को छुपाने के लिए 2 रैंडम हत्या की जाती है। तो इस तरह की चीजें आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो टैरिफ है ये किसी एक देश के प्रति है। अभी ये चीजें छुपी छुपी कही जा रही थी, लेकिन जब हमारे बिल्कुल सॉफ्ट स्पोकन वाणिज्य मंत्री द्वारा भी खुले तौर पे, बहुत ज्यादा नहीं, खुले तौर पे कहा जाने लगा है, और ट्रंप द्वारा तो बिल्कुल आक्रामक लहजे में ये कहा जाने लगा है, तो बातें कतारे में नहीं है कि ये कहीं ना कहीं ये व्यवस्था रीग्लोबलाइजेशन की है, जिसमें चीन की जो समस्या है, चीन की समस्या क्या है, वो पूरी तरह से राज्य आधारित व्यवस्था के तहत पूरे दुनिया के व्यापार को छिन्न भिन्न कर देना चाहता है, अपने चीप प्रोडक्ट से पाट देना चाहता है। उसको समाप्त करने की जो व्यवस्था है उसको लेकर जो है वो आगे बढ़ रहा है, और वही चीजें अब दिखाई भी देने लगी है। आगे देखें कि दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के वक्तव्य देखा जाए कि कैसे ये तेजी से आगे बढ़ रही है। देखिए, अमेरिकी विदेश विभाग के बयान में कहा कि विदेश मंत्री ने भारत पर अमेरिकी पारस्परिक टैरिफ और निष्पक्ष और संतुलित व्यापार संबंध की दिशा में प्रगति के बारे में चर्चा की है। वहीं भारतीय विदेश मंत्री कह रहे हैं कि आज अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो से बात करके अच्छा लगा, द्विपक्षीय व्यापार समझौते के शीघ्र समापन के महत्व पर सहमत हुए हैं, मैं संपर्क में बने रहने की आशा करता हूं। यानी कि देखा जाए कि दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही है, और नहीं भूलना चाहिए कि यही वो 2 व्यक्ति हैं जो ट्रंप के कह सकते हो कि उनके शपथ लेने के बाद पहला मुलाकात अमेरिकी विदेश मंत्री की किसी से होती है तो डॉक्टर जयशंकर की हो रही है। और भारत वो देश है जो इस टैरिफ के पहले से ही ट्रंप के साथ उनकी बातचीत चल रही है। और अगर हम देखें और क्लियर करके बताएं, जैसे मैं जो कह रहा हूं कि ये वो मेरी बात छोड़ दीजिए, और क्लियर करके बताएं तो हमारे विदेश मंत्री का वाणिज्य मंत्री की बातें हैं। देखिए, वो साफ साफ कह रहे हैं कि भारत विकसित देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार संबंधों के साथ लचीला रुख अपना रहा है। ट्रंप भारत जैसे इस व्यापार के पहले ये चल रहा था तो कई सारी चीजें भारत चाह रहा था कि चाइना +1 यानी चीन से कई सारे उद्योग हमारे यहाँ पे आए, दुनिया के और देश हमसे करें। जैसे यूरोप के साथ इतने समय से वार्ता हो रही थी तो कई सारे नॉन टैरिफ बैरियर था, चाहे ग्रीन टैक्स लगाने की बात हो रही हो या लेबर लॉ को लेकर हो रही है। भारत कहता था कि ये सब व्यापार समझौते में, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में ये नहीं होना चाहिए, इस सब के लिए अलग अलग बहुपक्षीय स्तर की संस्थाएं हैं, लेबर ILO है, पेरिस एग्रीमेंट है, UNFCCC है, ये सब चीजें डील करती थी। लेकिन जो है उसको कहीं ना कहीं यूरोप व्यापार को एक अपने फायदे में लेकर इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन अब यूरोप के भी ये लोग सिग्नल देने लगे हैं कि वो चीजों के साथ इन सब चीजों को छोड़ के जल्दी से जल्दी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत के साथ करने की स्थिति में है। भारत भी तैयार है। और विदेश वाणिज्य मंत्री से जब ये पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमारी कंपनियां प्रतिस्पर्धा करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, हमें अगर फेयर प्रतिस्पर्धा किया जाए, जहां पे रूल बेस्ड प्रतिस्पर्धा हो तो हम कर सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा देश जो बेईमानी पर उतारू हो, यानी जहां पे रूल बेस्ड जैसी कोई चीज नहीं हो, उससे बचाने के लिए हमें जो 70% या 100% का प्रोटेक्शनिज्म की बात की जाती है वो करना हमारे लिए मजबूरी होती है। क्यों? क्योंकि हमारे WTO के नॉर्म के अनुसार अगर हम अपने सामान को प्रोटेक्ट करने के लिए बचाएंगे तो सब पे लागू होगा। यानी जो देश हमारे साथ फेयर कर रहा है उसके पर भी लगाना पड़ेगा, जो अनफेयर कर रहा है उसके लिए भी लगाना पड़ेगा। लेकिन जो बाइलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट होगा, ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा, उसमें हम अपने देशों के साथ, अब जो ऐसी परिस्थितियां बन रही है उसमें उन देशों के साथ हम अलग से अपना डील कर सकते हैं। और ये बात हमारे वाणिज्य मंत्री कह रहे हैं कि देखिए, वैश्विक आर्थिक तनाव के बढ़ने और दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में संरक्षणवाद बढ़ाने के समय वाणिज्य मंत्री कह रहे हैं कि पश्चिमी देशों को संकेत दिया कि भारत द्विपक्षीय व्यापार समझौतों के लिए खुला है, और उन्होंने कहा कि विकसित देशों के साथ काम करते समय भारत के पास काफी गुंजाइश है, यानी हमें कोई दिक्कत नहीं है विकसित देशों के साथ हम एडजस्ट, क्योंकि वो रूल बेस्ड इकोनॉमी पे है, वो कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी है, उनके साथ कंपटीशन करने में कोई दिक्कत नहीं। भाई, प्रतियोगिता हो रही है, फेयर कंपटीशन है, कोई जीतेगा कोई हारेगा, कुछ वो फायदा होगा कुछ हम पाएंगे। और उन्होंने कहा कि हमारे और विकसित देशों के साथ क्या है, हमें उनकी पूंजी और टेक्नोलॉजी चाहिए, उन्हें हमारा बाजार चाहिए। ठीक है, दोनों को एक दूसरे को चाहिए, एक दूसरे के हित पे जो थोड़ी सेंसिटिव चीजें हैं उस पे कोऑपरेट करके अगर दोनों लोग विकास करते हैं तो इसमें कोई समस्या नहीं है। दिक्कत कहां आती है? जहां पे संरक्षणवाद होता है, और संरक्षणवाद भारत को जरूरी हो जाता है, क्योंकि आज जब भारत लगाता था, लेकिन अब दुनिया को भी समझ में आने लगा है कि चीन के द्वारा सस्ते सामानों से पूरे दुनिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को पाटने की जो है व्यवस्था ये पूरी तरह से की गई है। और इसी चीज को देखते हुए वाणिज्य मंत्री कह रहे हैं कि भारतीय उद्योग बहुत प्रतिस्पर्धी हैं,
अगर हर कोई खेल के नियमों का पालन करे तो दुनिया में किसी भी प्रतिस्पर्धा को हम हरा सकते हैं। यह अनियमितताएं और अनुचित व्यापार प्रथाएं हैं जहां हमें टैरिफ माध्यम से संरक्षण की आवश्यकता होती है। खुल के बताने लगे हैं कि अब ये चीजें होने लगी है, इसलिए मुझे यह कहने की बिल्कुल भी संकोच नहीं है कि द्विपक्षीय रूप से विकसित देशों के साथ काम करते समय हमारे पास काफी गुंजाइश है, जहां भारत के पास समान अवसर है। जहां भी हमें समान अवसर मिलेगा, जहां पे फेयर प्रतिस्पर्धा मिलेगी, वहां पे हम काफी कुछ गुंजाइश है और काफी कुछ हम डील कर सकते हैं। वाणिज्य मंत्री कह रहे हैं कि यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब संभावित चीन अमेरिका व्यापार युद्ध से महत्वपूर्ण व्यापार विचलन हो सकता है और भारत और कई अन्य देशों के लिए अवसर प्रदान हो सकता है। वाणिज्य मंत्री ने कहा कि भारत वर्तमान में वैश्विक परिदृश्य को अवसर में बदलने के लिए अच्छी स्थिति में, ठीक वैसे ही जैसे हम 91 की स्थिति में थे या कोविड-19 की स्थिति में थे या और परिस्थितियों में थी। यह वाणिज्य मंत्री कहा कि हम बहुत अच्छे स्थिति में हैं, हम इसको चीजों को बदल सकते हैं। एक इंडिया इकोनॉमिक्स टाइम्स का हम आपको वो देते हैं, न्यूज देते हैं, इसमें नहीं, लेकिन समझिए हमारा जो है सेमीकंडक्टर मिशन बहुत समय से चल रहा है, हम पीएलआई स्कीम चला रहे, लेकिन हमें उतनी सफलता नहीं मिल रही थी। क्यों? पहले हम उन देशों से जो सेमीकंडक्टर जिनके पास टेक्नोलॉजी है, जैसे जापान है, साउथ कोरिया है, ताइवान है, इन देशों से कहते थे कि आओ हमारे यहाँ सेमीकंडक्टर लगाओ, तो उनको लगता था यार यहाँ से प्रोडक्ट पास में चीन है, वहां पे सस्ता हो रहा है, अब वहां से बना बना व्यवस्था वहां ले जाएंगे, फिर क्या फायदा है, चीजें तो चल ही रही है ना। लेकिन जैसे ही ट्रंप का झटका लगा है, अब वो देश खुद ही ढूंढने लगे हैं भारत में, जैसा कि जापान तो पहले से होशियार था, उसने शुरू कर दिया था। अब ताइवान और साउथ कोरिया भी कोशिश कर रहे हैं कि भारत में सेमीकंडक्टर बिजनेस में घुसा जा सके, क्योंकि उनको पता है कि चीन के साथ अब अमेरिका का व्यापारिक संबंध वैसा नहीं रहेगा जैसा पहले था। और ये बात जो है हमारे वाणिज्य मंत्री ने कह दिया कि दुनिया अब ऐसा जो देश दुनिया के व्यापार को डिस्ट्रॉय कर रहा है, उसके और उसके आस पड़ोस के इकोसिस्टम को अब दुनिया बर्दाश्त करने वाली नहीं है। अब ये रीग्लोबलाइजेशन होगा जहां पे वास्तव में फेयर ट्रेड डील की तरफ आगे बढ़ा जाएगा। और इसी अवसर पे अब देखिए, तो हमारे जो गोयल साहब हैं बहुत सॉफ्ट स्पोकन हैं, उन्होंने जब इतनी बातें कह दी है तो ट्रंप सोचिए उसके द्वारा क्या कहा गया। तो ट्रंप देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन को सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर चीन ने एक दिन पहले लगाए गए 34% जो रिटेलिएटरी जो है टैरिफ है, अगर उसको वापस नहीं करता है तो 9 अप्रैल से 2025 से 50% और अतिरिक्त टैक्स लग जाएगा। अभी आपको लग रहा होगा कि चीन पे 34% टैक्स है। फेंटेनिल के मामले का हवाला देते हुए अमेरिका 20%, 10%, 10% करके 20% पहले टैरिफ लगा चुका है, यानी 20% प्लस 34% 54% है। अभी चीन ने क्या किया कि चीन और कनाडा, दो देशों ने रिटेलियरी जो है टैरिफ लगाया, यानी कर सकते हो कि रिटेलिएट किया, यानी जवाबी कार्रवाई की। अब ट्रंप कह रहा है कि हमने पहले ही कह दिया था कि अगर इस टैरिफ के साथ रिटेलिएट करोगे तो उसका हम जवाबी कार्रवाई करेंगे, और कह रहा है कि आज तक अगर वो वापस नहीं लेते हैं तो मैं 50% के टैरिफ एडिशनल लगा दूंगा। यानी जो पहले से ही 54% 9 अप्रैल से लगने वाला है, अभी तक 30 हो गया है, 34 और आएगा, उसमें 50 और जोड़ दीजिए तो 104% का टैक्स। इसका मतलब सीधे सीधे अमेरिका चाइनीज सामान को पूरी तरह से अमेरिका में रोक रहा है। 400 अरब डॉलर का सामान जाता है चाइना से अमेरिका। अब अगर वो पूरी तरह से रोक रहा है, अगर 104% का टैक्स, क्योंकि अब चीन के पास क्या विकल्प है, साथ साथ ये भी कह रहा कि जो बातचीत के लिए चीन की तरफ प्रयास किया जा रहा है उसको भी हम बंद कर देंगे, यानी कि सारे रास्ते बंद। अब चीन के पास विकल्प क्या है कि वो घुटनों पर आए और अपना जो 34% का बादशाहत दिखाए थे उसे वापस ले लें। नहीं, अगर वापस लेते हैं तो दुनिया में जो उनकी थोड़ी बहुत बची कुची प्रतिष्ठा थी वो भी समाप्त हो गया कि चीन झुक गया है। और अगर नहीं लेता है तो 104% के टैरिफ के आधार पर चीन का निर्यात अमेरिका में संभव ही नहीं हो सकता है, चाहे वो कितना भी अपना छूट दे ले। तो कहीं ना कहीं ये चीजें दिखाई दे रही जो सामने खुले तौर पे। देखिए ट्रंप क्या रहा है, देखिए टैरिफ सेटिंग करता है चीन। राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन पर रिकॉर्ड टैरिफ सेटिंग, अवैध सब्सिडी, बड़े पैमाने पर दीर्घकालिक मुद्रा हेरफेर का आरोप लगाया और चीन से इस नवीनतम कदम को उनके प्रशासन द्वारा जारी पूर्व चेतावनी का उल्लंघन बताया। इसलिए उन्होंने कहा कि अगर चीन कल 8 अप्रैल 2025 तक अपने पहले से ही दीर्घकालिक व्यापार दुरुपयोग के ऊपर जो 34% का टैरिफ लगाया है वापस नहीं लेता तो संयुक्त राज्य अमेरिका 50% अतिरिक्त टैरिफ लगाएगा। और इसके अतिरिक्त हमारे पास उनकी अनुरोधित बैठकों, जो वो बैठक चाहते हैं, उससे भी सभी वार्ताएं समाप्त कर दी जाएगी। यानी कि कहीं ना कहीं ये बात अब खुल के सामने आ गई है कि ये सारा जो अमेरिका का टैरिफ प्रयास है वो कहीं ना कहीं चीन की जो वैश्विक व्यापार को लेकर चुनौती थी। चीन की चुनौती क्या थी कि चीन फेयर इकोनॉमी नहीं कर रहा था, वो जानबूझ के व्यापार को डिस्टॉर्ट कर रहा था। मैंने कई बार पहले पढ़ाया भी है।
अब लेकिन चीजें खुल के सामने आ गई है, इसलिए खुल के भी बताया जा सकता है। और हमारे वाणिज्य मंत्री कह रहे हैं कि यह निश्चित ही भारत के लिए एक सिल्वर लाइनिंग लेकर आया है, क्योंकि जो चीन से व्यापार होता है, 80 अरब डॉलर का तो खिलौने का व्यापार होता है, और हमारे बजट में खिलौने को बढ़ावा देने के लिए काम शुरू हो गया है। तो कहीं ना कहीं ये भी लग सकता है कि हो सकता है कि अमेरिकी प्रशासन और भारतीय प्रशासन, भारतीय सरकार आपस में मिलजुल के एक ऐसा काम कर रहे हो कि ठीक है ऐसा करके, क्योंकि ऐसी स्थिति में ही अब अपना अपना यानी अब WTO जब बेकार हो गया है, तब भारत खुल के अपने अनुसार जो है अपने FTA कर सकता है, यूरोपीय देशों के साथ कर सकता है, अमेरिका के साथ कर सकता है, UK के साथ कर सकता है, जहां पे फेयर इकोनॉमी है, जहां पे हमें फेयर कंपटीशन मिलेगा, कुछ लेन देन होगा, निश्चित होगा, करना भी पड़ेगा, व्यापार है, संबंध है, इसमें आपको करना पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि सिर्फ लेन लेन ही हो, यानी कि एक देश हम उससे आयात करते रहें और वो सस्ते सामानों से हमें बांटते रहे, और जब हमारा निर्यात जाए तो उसको तमाम तरीके से उसको रोक दे। तो ये अब नहीं हो सकता है, ये प्रक्रिया अब बंद होने वाली है, ये बातें क्लियर हो गई है। अगला जो समाचार है वो है कि भारत द्वारा चीन का मुकाबला करने के लिए अपना जो है एक नाभिकीय पनडुब्बी किला बनाया जा रहा है। पनडुब्बी क्या होता है? पानी के अंदर होती है, और नाभिकीय पनडुब्बी किला है, तो इसका मतलब है कि पनडुब्बी कहाँ रहेगी? भूमि, पानी, ऊपर तो रहेगी नहीं, पानी के अंदर ही रहेगी। तो इसकी खास बात ये बनाई जा रही है कि हालांकि ये क्लासिफाइड सूचना, लेकिन इंडियन जो है द टाइम्स ऑफ इंडिया में ये न्यूज रहा है कि भारत प्रोजेक्ट वर्षा के तहत जो है रामबिल्ली गांव है विशाखापत्तनम से थोड़ा दूर आंध्र प्रदेश में, वहां पे अंडरग्राउंड जो है अपने परमाणु पनडुब्बियों के लिए एक किला बना रहा है, जहां पे वो रह के और शत्रु देशों के उपग्रहों से उसमें छुपी रह सकती हैं। जो हमारे जैसे जो परमाणु पनडुब्बियां होती हैं उनकी भूमिका क्या है? खासतौर से SSBM जो बैलिस्टिक मिसाइल से लैस होती हैं, सबमरीन बैलिस्टिक मिसाइल से लैस होती हैं, क्योंकि वो हमारे द्वितीयक प्रहार या सेकंड स्ट्राइक पावर देती हैं। अब वहां पे वो जमीन के नीचे भी है, यानी वो और भी छुपी हो सकती है, यानी हमारी द्वितीयक प्रहार क्षमता को और ज्यादा मजबूत किया जा सकता है। इसके पीछे जो वजह दिखाई जा रही है, ऐसा नहीं कि आज का प्रोजेक्ट है, 10 साल से चल रहा है, कहीं ना कहीं इंडो पैसिफिक क्षेत्र में जो चीन की बढ़ती भूमिका है उसको ही काउंटर करने के लिए ये किया जा रहा है। देखा जाए चर्चा में क्यों है, तो भारत आंध्र प्रदेश के समुद्र तट पर विशाखापत्तनम में पूर्वी नौसेना कमान मुख्यालय से लगभग 50 किलोमीटर दक्षिण में रामबिल्ली गांव है, उसके पास रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण नौसैनिक अड्डे के कमीशन के करीब पहुंच गया है। पहले नहीं, अब एकदम लगभग करीब पहुंच गया है। और इस अड्डे को जो चीज अलग बनाती है वह है सिर्फ इसका स्थान नहीं, बल्कि वह है कि इसके नीचे स्थित है, जमीन के नीचे यह रूप बनाया गया है। और ये गोपनीय प्रोजेक्ट वर्षा के हिस्से के रूप में निर्मित रामबिल्ली फैसिलिटी भूमिगत सुरंगों का एक नेटवर्क शामिल है, जिसे भारत के परमाणु ऊर्जा चालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियों SSBN के बढ़ते बेड़े के गुप्त रूप से रखने के लिए डिजाइन किया गया है। अभी भारत के पास 2 SSBN है, INS अरिहंत, INS अरिघात, तीसरा INS अर्दमन शामिल होने वाला है, चौथे पर हम काम कर रहे हैं। तो इस तरह से यहां पे परमाणु सक्षम परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल वाली जो SSBN जो कहते हैं वो पनडुब्बियां यहां पे डॉक की जाएंगी। और ये जहाज जो है दुश्मन के उपग्रहों, विशेष रूप से चीन द्वारा संचालित की नजरों से बचकर बंगाल की खाड़ी में कहीं भी आ जा सकती हैं। अगर देखा जाए कि ये जो रामबिल्ली फैसिलिटी है इसका भारत के स्ट्रेटेजिक परिदृश्य में क्या महत्व है, तो देखिए चीन इसी तरह का एक हैनान द्वीप पर भारी किलेबंदी की बेस की तरह वो तैयार कर रहा है। तो ये भी हमारा उसी तरह की है जो हमें स्टेल्थ रहने यानी छुपे रहने में हमें मदद देगा। पानी की गहराई जहां पे ये बन रहा है काफी गहराई है, जिसमें पानी के अंदर से ही पनडुब्बियां अंदर जा सकती हैं, और इस तरह से उनको प्राकृतिक आवरण भी प्रदान किया रहेगा। ये हमारी स्टील क्षमता को मजबूत करेंगे, और ये भारत की परमाणु निवारक क्षमता की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि लंबी दूरी की परमाणु मिसाइलों से लैस SSBN को लंबी गश्त के दौरान चुपचाप और दृढ़ रूप से काम करना होता है। देखिए अभी परमाणु प्रहार और ये सारी चीजें समझ लें। परमाणु निवार जो परमाणु होता है, परमाणु अस्त्र को जो होता है वो स्ट्रेटेजिक हथियार कहा जाता है या पॉलिटिकल वेपन कहा जाता है। ये कभी इस्तेमाल करने के लिए नहीं किया जाता है। अब अगर इस्तेमाल होता है तो वो दुनिया का दुर्भाग्य है, किसी देश का नहीं है, दुनिया का दुर्भाग्य है। लेकिन इसके रहने मात्र से दुनिया कहीं ना कहीं वो निवारक के रूप में होता है कि कोई हम पे हमला करेगा तो हम तुम पे ऐसा हमला करेंगे जो पूरी तरह से तबाही होगी। उसको बोलते हैं MAD, म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन की स्थिति होती है। और ये जो इसे आप कह सकते हो कि पागलपन की स्थिति के कारण ये एक दूसरे पर हमला दो देश नहीं करते हैं।
इसमें अपने देशों की अपनी अपनी डॉक्ट्रिन होती है। भारत ने अपना जब परमाणु परीक्षण किया था, परमाणु शक्ति बना था, तभी हमने एक नो फर्स्ट यूज डॉक्ट्रिन कर रखी है कि हम परमाणु हमले का पहला प्रहल नहीं करेंगे। यानी हम पे अगर कोई हमला करने की कोशिश, परमाणु हमला करने की कोशिश करेगा, तब हम रिटेलिएटरी करेंगे, हम पहले से नहीं करेंगे। इसकी अच्छी बात यह है कि दुनिया में आपकी इमेज बनती है, लेकिन खराब बात यह होती है कि आपका जो पड़ोसी है पाकिस्तान, वो फर्स्ट यूज कर रहा है, और जो चीन है वो भले न कहे कि नो फर्स्ट यूज, वो कुछ ही नहीं कहता है, और उसका मान लीजिए कि वो नो फर्स्ट यूज क्या है, वो फर्स्ट यूज ही उसको है। ऐसे में आपके पास जब पहला हमला हो सकता है, तो आपके पास इतनी क्षमता होनी चाहिए, सेकेंड स्ट्राइक जो है कैपेसिटी बोला जाता है, कि आप उन हमलों से बच के शत्रु देश पर हमला, इतना विकट हमला करने में सक्षम हो जाए कि शत्रु पहला हमला करने के बारे में ही 1000 बार सोचे, कि अगर वो एक बार हमला कर देगा, अगर वो हमला करता है तो उस हमला से बचने में भी सक्षम हो जाए, और साथ में उस शत्रु देश को तबाह करने में सक्षम हो। इसमें जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन लॉन्चिंग जो होती हैं, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन होती हैं, जिसमें बैलिस्टिक मिसाइल होता है, न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल होता है, वो बहुत भूमिका अदा करती है, क्योंकि वो पानी में कहीं छुपी होती है, पड़ी रहती है, किसी को पता नहीं रहता। भारत में अभी 2 हमारे पास ऐसी न्यूक्लियर जो है सबमरीन है, आईएनएस अरिहंत है, आईएनएस अरिघात है, जिसमें K-15 लगा है 750 किलोमीटर से रेंज के, और K-14 भी लगा है 3500 किलोमीटर रेंज की। अब अर्धमन है, उसमें K-14 भी लगा है, लेकिन ज्यादा K-14 ले जाएंगे, और एक और बना रहे हैं जो कि इससे ज्यादा बड़ा मिसाइल ले जाने में सक्षम होगी, जिसकी क्षमता जो है 5000 से 8000 किलोमीटर तक हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए जो SSBN है, इसके लिए जरूरी है कि हमारे पास ऐसी चीजों की, हमारी जो न्यूक्लियर जो सबमरीन हो वो छुपी रहें, वो उनको बना, अगर वो चलो ठीक है पानी के अंदर बहुत गहराई में वो छुपी है, लेकिन उनको मेंटेनेंस की जरूरत होती है, उनको रिफिलिंग की जरूरत होती है, तो उनके अड्डे ऐसे बने रहे जो बिल्कुल दिखाई न दे, कि कहां पे हैं पता ही नहीं है, कि यहां पे हैं कि वहां पे हैं, कहां पे हैं पता ना हो, क्योंकि शत्रु देश आपके उन्हीं परमाणु पनडुब्बियों को ढूंढेगा सबसे पहले, जिनसे उनको सबसे ज्यादा खतरा होगा। तो इसीलिए देखा जाए तो भारत की समुद्री परमाणु निवारक क्षमता अभी भी परिपक्व हो रही है, लेकिन रामबिल्ली एक बड़ी छलांग दिखाया जा सकता है, क्योंकि दुश्मन की नजरों में अपनी दूसरी हमला करने की क्षमता को छिपाने की क्षमता सिर्फ एक रणनीति या स्ट्रेटेजी नहीं है, बल्कि ये एग्जिस्टेंशियल इश्यूज है, अस्तित्वगत मुद्दा है। अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि आप दुश्मन के प्रहार से अपने आप को बच के दूसरी क्षमता कर लें, तभी आपका परमाणु निवारक क्षमता काम करेगा। भारतीय नौसेना की परमाणु प्रहार क्षमता भी बढ़ाने की कोशिश हो रही है। देखा जाए तो भारतीय नौसेना की परमाणु क्षमता जो है, प्रहार क्षमता कैसे बढ़ाई जा रही है, क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइलों से रैस भारत की तीसरी परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी INS अरिदमन को 2025 में नौसेना में शामिल करने की बात है। 2 पहले ही शामिल हो गए हैं। ये 7000 टन के विस्थापन क्षमता के साथ है, और अपने INS अरिहंत और INS अरिघात से बड़ी है, और इसमें अधिक K4 मिसाइलें, जो कि 3500 किलोमीटर की बैलिस्टिक लॉन्च मिसाइलें है, उसकी ले जाने में ये सक्षम है। इसके अतिरिक्त भारत परमाणु तिकड़ी को और मजबूत करने के लिए 90,000 करोड़ रुपए की गोपनीय उन्नत प्रौद्योगिकी ATB परियोजना के हिस्से के रूप में एक चौथी SSBN को जो है निर्माणाधीन कर रहा है। इसके तहत 13,500 टन का SSBN होगा, जिसमें अभी जो 83 मेगावाट का जो न्यूक्लियर रिएक्टर लगा है, उसके जगह 190 मेगावाट का रिएक्टर लगेगा, जो कि लाइट वाटर रिएक्टर होगा। और उसमें कई ये जो K4 मिसाइल है, उसके बाद उसके बजाय K5 मिसाइल होगी, जिसकी जो है क्षमता 8000 किलोमीटर तक जो है न्यूक्लियर अस्त्रों को ले जाने में है। तो ये सारी चीजें चली रही है। साथ ही साथ हम अभी तो ये न्यूक्लियर जो है सबमरीन है, बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च, यानी ये बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च करने की है कि ये हमारे सेकेंड स्ट्राइक क्षमता देती है। हमारे पास आपकी पनडुब्बियां भी होनी चाहिए जो अटैक हो, यानी जो टारपीडो आदि कर दे। इसके लिए भी हमने काम किया है, उसको हम कहते हैं परमाणु ऊर्जा चालित परम हमलावर पनडुब्बियां, SSN। इस पर भी हम काम कर रहे हैं, और इसमें से प्रत्येक का वजन 9800 टन होगा। यानी हम बड़े तेजी से SSBN और SSN दोनों तरह से हम अपने परमाणु ऊर्जा चालित पनडुब्बियों पर काम कर रहे हैं। उसके लिए किला भी बना रहे हैं। करना क्यों पड़ रहा है? हाँ, इसके साथ साथ एक काम है कि हम सिर्फ ये तो रामबिल्ली आपके पूर्वी तट पे है, हम पश्चिमी तट पर भी करवार फैसिलिटी को भी और ज्यादा उन्नत कर रहे हैं। देखा जाए रामबिल्ली फैसिलिटी से के पूर्वी तट होगा। पश्चिमी तट के लिए राजनाथ सिंह ने हाल ही में प्रोजेक्ट सी बर्ड के नाम से 2000 करोड़ रुपए के लिए करवार फैसिलिटी को करा है कि इसकी परिचालन, मरम्मत और रसद बुनियादी ढांचे बढ़े। इसमें नौसेना को महत्वपूर्ण रणनीतिक गहराई और लचीलापन मिलेगा।
यहाँ पे प्रोजेक्ट सी बर्ड के चरण 2A के तहत 32 युद्धपोतों को रखा जा सकेगा, और इसके बाद चरण 2B के तहत इसमें 25 किलोमीटर लंबे बेस में 50 और ज्यादा रखे जा सकते हैं। और इससे कहीं ना कहीं दोहरे उपयोग वाले नौसैनिक हवाई स्टेशन, एक पूर्ण विकसित डॉकयार्ड, ढके हुए शुष्क बर्थ और जहाजों और विमानों के लिए होगा। और कहीं ना कहीं ये वो जगह है जहां पे हम अपने पश्चिमी क्षेत्र, और ये पाकिस्तान के लेकर है, और वो पूर्वी है जो चाइना के जो है खतरे को लेकर किया जा रहा है। भारत के पूर्व में रणनीतिक दबाव बढ़ रहा है। देखिए, भारत में चीन लगातार इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपना प्रयास कर रहा है। अभी हाल फिलहाल में जो सूचनाएं मिल रही हैं कि भारत के जो चिकन नेक है, चिकन नेक वो इलाका है जो पूरे भारत को नॉर्थ ईस्ट से जोड़ता है। वहां पे बांग्लादेश भी सटा हुआ है, भूटान भी सटा हुआ है, नेपाल भी सटा हुआ है, चीन भी सटा हुआ है, बहुत छोटा सा पट्टी है। और वहीं के आसपास जो है बांग्लादेश का एक जगह है, उसका नाम है लाल मोनिरहट। इसमें एक हवाई क्षेत्र ऐसा लग रहा है कि चीन वहां पे डेवलप करना है, और वहां पे शायद अपने वायुयान दे बांग्लादेश को। इसको लेकर भारत ने फिलहाल वहां पे S-400 की तैनाती भी कर रखी है, और उसके लिए तैयार कर रहा है कि इन समस्याओं से कैसे बचा जा सके। अगर बांग्लादेश में इस तरह की चीज हो, या चीन का या इस तरह की चीज हो, तो कैसे बचा जा सके। और इसीलिए, और सिर्फ बांग्लादेश में चीन ही नहीं, पाकिस्तान भी बड़ी तेजी से दिखाई दे रहा है, क्योंकि 13 सालों बाद कोई पाकिस्तान से कोई उच्च स्तरीय जो है, यानी उसका विदेश मंत्री अभी आने वाला है। 24 अप्रैल को ढाका का दौरा कर रहा है, 17 अप्रैल को उसके पहले उसका विदेश सचिव करेगा। तो ये सारी चीजें हैं, कहीं ना कहीं हमारे लिए खतरा पूर्वी क्षेत्र में बढ़ रहा है, और उसके लिए हमें तैयारी करनी पड़ेगी। तैयारी कैसी करनी पड़ेगी? मौन शक्ति, साइलेंट पावर के रूप में हम बढ़ रहे हैं। देखिए, ऐसे में रामबिल्ली फैसिलिटी का जलावतरण और करवार का विस्तार केवल सैन्य मील के पत्थर से अधिक है। वे एक संदेश है। संदेश क्या है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में जो ये सारी चीजें हैं, उसमें हम साइलेंट पावर के रूप में अपनी तैयारी कर रहे हैं। अभी एक वेसल को जो है रक्षा मंत्री जो अभी लॉन्च कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि भारतीय नौसेना की यह जिम्मेदारी है कि पूरे इंडियन ओशियन क्षेत्र में कोई और किसी दूसरे देश पर दबाव न डाल सके। यानी कि कहीं ना कहीं भारत के जो है, भारत अब खुल के ये बातें कहने लगा है, क्योंकि कई सारी भारत की शक्तियां, ताकत जो 10 सालों से पीछे से वो कर रहे हैं, अब वो धीरे 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 सामने आने लगा है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। इससे जुड़े प्रश्न हमारे वेबसाइट पे रहेंगे, जहां से आप देख लीजिएगा। बाकी कोई प्रश्न होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए। बाकी नमस्कार, धन्यवाद।